नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव का प्रचार अब बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुका है और कल शाम को अंतिम दौर का चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सारा जोर बंगाल और उड़ीसा पर लगा दिया है। उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल से बीजेपी की कड़ी टक्कर है, इसलिए वहां जोरदार घमासान चल रहा है। बीजेपी को लग रहा है अगर सत्ता के करीब पहुंचने में सीटों की कोई कमी पेशी आई तो उसकी भरपाई बंगाल और उड़ीसा से हो सकती है, इसलिए ज्यादा जोर वहां लग रहा है। बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। पीएम मोदी ने कई इंटरव्यूज में यह कहा है कि इस बार बंगाल में चमत्कार होने जा रहा है। इस बीच टीएमसी के नेता और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से गुहार लगा दी है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी 30 मई से रामेश्वर में ध्यान साधना करने जा रहे हैं। इस दौरान वोटिंग चलती रहेगी और मोदी ध्यान साधना में लगे रहेंगे तो जाहिर है टीवी चैनलों में उनकी तस्वीरें भी आएंगी। इसी पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने चेतावनी दी है अगर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान लगाने का प्रसारण टेलीविजन चैनलों में किया गया तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। ममता बनर्जी ने दावा किया है यह स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। 2019 में भी मोदी जी अंतिम दौर में केदारनाथ की गुफा में ध्यान साधना करने गए थे। इस बीच पंजाब के दौरे में पहुंचे राहुल गांधी ने टकाटक वाले बयान से सुर्खियां बटोरी हैं तो सीएम योगी ने एक बार फिर तीखा बयान दे दिया है। योगी ने कुशीनगर में कहा देश के लिए खतरा बने लोगों की शव यात्रा निकाली जाएगी। इस पर भी हंगामा खड़ा हो गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट 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 हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। भाई और बहनों, करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है आप लोग उसको डबल कर दीजिए। उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठ बोला। जीएसटी, नोटबंदी ये करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, पंजाब के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, मारा, अदानी जी, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये नरेंद्र मोदी जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इसके हम खिलाफ हैं। ये योजना जवानों पर, आर्मी पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से ये 2 शहीद बनाना चाहते हैं। एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको परमानेंट आर्मी में जगह मिलेगी।
जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे। देखेंगे बिखर जाएगी। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से बीजेडी के भीतर राजनीति हो रही है, उसका विस्फोट होते हुए हम देखेंगे। उड़ीसा ने हर चरण में भाजपा के एमपी और भाजपा के एमएलए के लिए बम्पर वोटिंग की है। तो वार पलटवार और वादों की बौछार लगातार। कल है आखिरी दौर का चुनाव प्रचार। इस बीच तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को प्रचार खत्म होने के बाद रामेश्वरम पहुंच जाएंगे अपना योग साधना करने के लिए। वहां विवेकानंद ध्यान मंडपम में जब वो योग करेंगे, इस पर ममता बनर्जी ने ऐतराज जाहिर कर दिया है। ममता का कहना है कि प्रधानमंत्री योग साधना के जरिए अंतिम दौर के चुनाव प्रचार को प्रभावित करना चाहते हैं। अगर टेलीविजन चैनलों पर उनकी तस्वीरें आई तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे लगातार बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी के। हमारे साथ मुन्ना खान, नेता कांग्रेस के। नीरज राय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, अंतिम दौर का प्रचार है, उसके बाद प्रधानमंत्री रामेश्वरम चले जाएंगे। आपको पता होगा रामेश्वरम में वो 3 दिन साधना करेंगे। इससे पहले 2019 में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ की गुफा में प्रधानमंत्री ने साधना की थी और 2014 में प्रचार खत्म होने के बाद वो महाराष्ट्र चले गए थे, जहां चित्तौड़गढ़ किले में उन्होंने साधना की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का रूटीन है कि हर बार चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो साधना करते हैं। और लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 1 तारीख का प्रचार खत्म हो जाता, उसके बाद प्रधानमंत्री चले जाते। 3-4 दिन बाकी थे, 4 तारीख को नतीजे आने थे। उसी दिन जाने का मतलब क्या है? ममता बनर्जी को बहुत ऐतराज है। वो कह रही है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। अब चुनाव के समापन के बाद अगर कोई अपने साधना में जाना चाहता है तो ममता जी तो खुश होना चाहिए और ममता जी को स्वयं जाना भी चाहिए। हाँ, तो ममता जी के आगाड़े ना कोई पिछाड़े। कुछ लोग ये है कि मामा जी के चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि विदेश चुपचाप निकल जाते हैं, पता ही नहीं होता ना पड़ोसी को ना पार्टी को। वो समझने वाली बात है कि अगर कोई अपने देश में रह के अगर साधना करके दिखाते हैं कि भाई देखिए ये एक तीर्थ स्थान है और इस साधना का यहाँ पे करने का ये महत्व है, यहाँ आइए, और उससे अगर टूरिस्ट को बढ़ावा मिल रहा है तो क्या बुराई उसमें? जी बोलिए बोलिए। तो उसमें क्या बुराई है? आप भी चले जाइए, किसने मना कराया? बहुत सारी जगह स्थान है जहाँ आप ध्यान लगा सकते हैं। क्या वो विदेश तो नहीं जा रहे? अपने देश के लिए तपस्या या अपने देश के लिए ध्यान लगाने जा रहे हैं ना वो एकांत में। जो आदमी या देश का मुख्य प्रधानमंत्री अगर वो इतने लंबे कार्यकाल के बाद अगर वो एकांत में ही एक शांति, मन की शांति चाहते हैं तो समझता कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए, अब देखिए कि मीडिया जो है, जब अब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो विभिन्न दलों के नेताओं को दिखाते ना, देखिए आज कोई किचन में काम कर रहा है, कोई बैठा है, कोई रेस्ट कर रहा है, तो मीडिया पहले चलन दिखाती थी। आज क्या चीजें हैं, आज ये दिखाया जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, जब क्या चल रहा है, तो वो चीज समझने वाली बात है, क्योंकि दलों को और सीखना चाहिए, ना कि इसके बारे में बोलना चाहिए। कि आप भी जाइए ना, देश के लोगों को प्रेरणा दीजिए ना, हज करने चले जाइए। हमने कोई मना करा है? ममता जी हज करने चले जाएंगी, राहुल जी को भी साथ ले जाएंगी, केजरीवाल जी को साथ ले जाएंगी। भाई आप धार्मिक जहां आपकी आस्था है, जाइए आप वहाँ पे, इसे मना नहीं है। मगर आपको क्या हक है किसी को बोलने का कि वो तपस्या करने जा रहा है या वो अपनी माता के घर जा रहा है? कोई वो नहीं है तो अपने देश में प्रधानमंत्री, देश से बाहर तो नहीं है ना। ये तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो चुपचाप चुनाव खत्म हुए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, और देश छोड़ के चले गए। जी ठीक है। गुफरान अंसारी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान जी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की साधना पर ऐतराज जाहिर किया है, उनका कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और कोई भी टेलीविज़न चैनल इसका प्रसारण ना करे। अब प्रसारण करना तो देखिए आज के ज़माने में संभव नहीं है, इसको रोकना। डिजिटल मीडिया के ज़माने में कोई भी चीज़ किसी भी समय हर समय जो है वो सबके सामने है। तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका विवेकाधिकार है। इस पर इतना ऐतराज़ जाहिर करने की ज़रूरत क्यों है? जी 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 नवीन जी, क्यों नहीं है, ऐतराज जाहिर किया जा सकता है, लोकतंत्र है। और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का चरित्र है, चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी जी, उनकी आदत है, पिछले 2 चुनावों से हम देख रहे हैं, जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार थमता है, मोदी जी ऐसा कोई ना कोई राजनीतिक स्टंट, और चाहे उसमें उन्हें किसी मंदिर तक जाकर गुफा में बैठकर वहां पर भी मीडिया का कैमरा पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और उस दिन भी दिन भर वो मीडिया में दिखते रहे, ये उसकी पूरी कोशिश करते हैं। किसी न किसी हद तक ये ममता जी का जायज बयान है, क्योंकि चुनाव आयोग को ये संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव प्रचार प्रसार रुकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार चलता रहता है। मीडिया का हालत आजकल हम सब देख रहे हैं। तो हम सहमत हैं ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, क्योंकि हो गया 30 तारीख को प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन दिन भर भी अगर मीडिया यही दिखाता रहेगा कि एक ही अध्यात्म पुरुष है, एक ही साधना वाला पुरुष है देश में, और बाकी किसी राजनीतिक दल में कोई साधना, कोई योग कोई नहीं करता है, तो इस तरह का दिखावा प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी साधना अपना योग करता है, लेकिन कैमरा ले जाकर के गर्भगृह तक में कैमरा पहुंचा देते हैं प्रधानमंत्री जी मीडिया की पब्लिसिटी के लिए। प्रधानमंत्री जी रोने लगते हैं, बयान देने लगते हैं, इमोशंस दिखाने लगते हैं, और अब तो ये कहने लगे हैं कि मुझे तो ईश्वर नहीं भेजा है, मैं तो बायोलॉजिकल भी नहीं, मैं तो जैविक अवतार भी नहीं हूँ, मुझे तो उत्पन्न हुआ हूँ, ईश्वर नहीं भेजा है। तो प्रधानमंत्री किसी भी हद तक इस चुनाव को असल मुद्दों से भटकाने की हर कोशिश कर रहे हैं, और जो विजन का चुनाव है उसे किसी भी तरह से मुद्दों से भटकाएं और जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाए। तो ये आदत है, हर बार करते हैं, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आज जनता जो मूल विषय है उन्हीं को देख करके इलेक्शन में वोट करेगी, पूरी आशा है और उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी का कोई भी हथकंडा चलने वाला नहीं है। आपने देखा था नवीन जी, आपने देखा था, हमने देखा था, बंगाल चुनाव के समय ही प्रधानमंत्री जी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर जी से तुलना करने लगे थे। और इस बार लोकसभा के चुनाव में अब विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने की बात करने लगे हैं, लेकिन मीडिया चैनलों को साथ में ले जाएंगे। ये इस तरह से चलेंगे, ध्यान साधना इस तरह से करेंगे, प्रचार प्रसार करके करेंगे। ठीक है नीरज राय जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुन ली है। प्रधानमंत्री हर बार साधना करते हैं, चुनाव के बाद करते हैं, आखिरी दौर के बाद, तो अचानक से ऐतराज़ जाहिर करने की ज़रूरत क्या पड़ गई है? बाकी नेता भी करते हैं, बहुत सारे नेता नॉमिनेशन करते हैं, तब पूजा पाठ करते हैं, नतीजे वाला दिन पूजा पाठ करते हैं, तो प्रधानमंत्री साधना करने चुपचाप जाके अपना, तो दिक्कत क्या है? नवीन भाई, किसी नेता के साधना करने और प्रार्थना करने से आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जब देश के एक संवैधानिक पद पर सर्वोच्च व्यक्ति अगर बैठा रहता है
इन सब चीजों को कहीं ना कहीं वो लॉजिकली उनका जो है जो चुनाव जो चल रहा है, चुनाव को लेकर है, बता क्या है वजह। मुझे उनके जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए 57 सीटों पे जो चुनाव होना है 7वें चरण में, इसमें पिछली बार 25 सीटों पे भाजपा और इसके गठबंधन के साथ तो कुल मिलाकर 32 थे। बंगाल में भी 8 से 9 सीटों पे चुनाव होने हैं। अब ये गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी पूरे 16 मार्च से आचार संहिता लगने के बाद लगभग 200 से रैलियां और रोड शो कर चुके हैं और 6 दर्जन से ऊपर मीडिया जो संस्थान है, पहली बार हुआ है कि वो अपना इंटरव्यू भी दिए हैं विगत 10 सालों में, देखने को मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आखिरकार कन्याकुमारी जा रहे हैं, उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर कि विवेकानंद जी 3 दिनों तक विकसित भारत का एक सपना देखे थे, वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था। जो बंगाल में सीटें हैं उस पर सेंध मारने के लिए प्रधानमंत्री जी की निर्णायक सीटें हैं नवीन भाई। जो 57 सीटें हैं, यही सीटें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के हक में जाने पे फायदा मिलना है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर यह शो किया जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी 14 में महाराणा प्रताप को वहां पे प्रतापगढ़ गए और 19 में आपने देखा कि जिस तरह से कंदरा में चले गए हिमालय में, और 30 मई को जो प्रचार बंद हो रहा है और 1 जून को चुनाव होना है। और विवेकानंद जी से ज्यादा मतलब देश के आबादी का एक लगाव रहा है। जिस तरह से कहा जाता है कि गौतम बुद्ध सारनाथ में उनको ज्ञान मिला था, उसी तरह से मान्यता है कि विवेकानंद जी को भी वहां पर ज्ञान मिला था। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल नाम से स्थान भी है, उस जगह का नाम रखा गया है। तो इन सब चीजों से अगर आपत्ति किया गया है तो आप देखिए किसी भी प्रदेश के नेता ने क्यों आपत्ति नहीं जाहिर किया। बंगाल से ममता बनर्जी ने इसलिए किया कि बंगाल के लोगों का देश के विभिन्न लोगों से ज्यादा लगाव है विवेकानंद जी से, और प्रधानमंत्री जी के इस नौटंकी वाले कार्यक्रम को वहां की जनता नहीं समझ पा रही है और ममता बनर्जी पकड़ ली है, इसलिए आपत्ति लगाई है। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही को बोल रहे हैं कि हम परमात्मा ने हमको भेजा है। आप देख लीजिए, अब इसको क्या बोलेंगे। जो प्रधानमंत्री पूरे चुनाव कार्यक्रम में मांस, मछली, मंगलसूत्र, मदिरा, मुसलमान और अंत में आके मुजरा तक आ गया, यह प्रधानमंत्री की भाषा होती है कहीं? क्योंकि एक हर व्यक्ति का, हर युवाओं का एक रियल हीरो के रूप में नेता होते हैं। जो ये बोलेंगे वही निकल रहा है। आपको नहीं लग रहा है विगत 10 सालों में जो मतभेद की राजनीति हट के आपसी वैमनस्यता की राजनीति फैल गई है? ये मुकाबला कड़ा है ना, इसीलिए बहुत मुकाबला कड़ा लग रहा है इस बार, इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। मुकाबला कड़ा है नवीन भाई, मुकाबला थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कड़ा है। 14 और 19 की कहानी नहीं है। यहाँ पर स्थिति ये हो रही है, जिस तरह से आपने देखा 2004 से 9 की जो मनमोहन की सरकार रही यूपीए की, बढ़िया रही, उसी लिए रिपीट कर गई सरकार। फिर 14 से लेके 9 से 14 तक की जिस तरह से भ्रष्टाचार या तमाम मामलों में लिप्त दिखाकर भाजपा 14 में आई, वही 14 से 19 और 19 से 24 आ गया। 24 से आगे की लड़ाई बड़ी कठिन है। यह रणनीतिकार दोनों दलों के समझ रहे हैं नवीन भाई। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, तो इस बार जो है जैसा कि आपने सुना है, नीरज राय जी भी कह रहे हैं, तो ये इस पे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? जो है ऐतराज जाहिर कर रही हैं, कोई जवाब देंगे आप लोग जो उनको? ये देखिए इसे कहते हैं डर। समझता था राजनीतिक विश्लेषक है, शायद विश्लेषक के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे, मगर पता नहीं था इनका यूटर्न कहीं और है। क्या किसी के ध्यान लगाने से, साधना लगाने से क्या चुनाव खराब हो जाता है? या जनता को आप पागल समझते हैं जो साधना कुछ कर रहा है? उनका कहने का मतलब प्रदीप भटनागर जी, उनका कहने का मतलब ये है कि विवेकानंद, सुन लीजिए सवाल समझ लीजिए, विवेकानंद रॉक पर चूंकि विवेकानंद जी से बंगाल के लोगों का लगाव है और वो प्रभावित हो सकते हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, और इस दिन वोटिंग है, वो वोटिंग के बाद जाते तो शायद दिक्कत ना होती। प्रभावित क्या, एक मिनट, प्रधानमंत्री से प्रभावित तो देख लिया उनकी रैली में ही। ये कोई तर्क वितर्क नहीं होता, ये तो एक बहाना है कि आप हार रहे हो, आप जो है बिल्कुल धरती में मटिया मेल हो रहे हो, तो आप उसका ये मीनिंग निकाल रहे हो। ये कोई मीनिंग नहीं होता ना, मतलब नहीं होता इन चीजों का निकालने का। तो आप जानबूझ के हलासमेंट अपना तो आप खुद अपने आप में कर रहे हो जनता के बीच में। आपने मुद्दा लेके जाइए ना। अगर प्रधानमंत्री जी आप भी साधना आप भी करिए, मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ, ममता जी बोल दे मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ जी, मैं गंगा सागर के बीच सेंटर में नदी में बैठूंगी जाके, मैं खुद एक खूंटा काट के। तो ये कोई मतलब या मकसद नहीं है बोलने का। आप इस विषय को बोलिए। यहाँ दिखता है हताशपन। आप मुझको बताइए कि जिस वोटर को, एक मिनट लीजिए,
जिस वोटर को जहां वोट डालना है, क्या वो ये सोच के डालेगा कि विवेकानंद जी क्या पूर्ण आके दोबारा सरकार, या उन्होंने देश विकसित देश की अगर कोई सपना देखा और विकसित देश के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या उससे यही इनका मतलब निकलता है चुनाव को लेके? तो इसका मतलब ये है कि जो चुनाव पीछे 6 चरणों का हो चुका है, तो इसका मतलब तो ये कि तो वहां पे एक भी सीट नहीं मिली है, जितनी सीटें मिलनी है पश्चिम बंगाल में मिल रही है। ये बोलना क्या चाहते हैं? ठीक है, ये इनका तर्क वितर्क समझ से ऊपर है। भाजपा का कोई भी नेता जो है भाव को समझने वाला नहीं है ना, या संवेदनाओं को समझने वाले हैं। नहीं बोला दिलीप जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर केदारनाथ जी के दर्शन से 70% टूरिस्ट बढ़ा है उत्तराखंड के अंदर, और स्वामी विवेकानंद जी के जाके कन्याकुमारी में देख लीजिएगा उसके बाद क्या होगा। क्योंकि आपको ना केवल बोलना आता है बैठ के एसी में बैठ गए, और सरकार आप का काम सरकार चलाना है, व्यापार करना नहीं। व्यापार करने के लिए व्यापारी होते हैं, तो सरकार छोड़िए, व्यापारी बन के घूमिए ना। मैं चुप बैठा हूँ, आप ही बोल लीजिए सारी बात को, और बताइए, बोलिए आप। चुप बैठा हूँ मैं। नीरज जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप पूरी कर लीजिए। देखिए, अब ऐसे दलील जो पेश करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के रणनीतिकार और प्रधानमंत्री प्रदीप जी आपके पास आ रहा है, दिया और फोन बंद कर दिया मैंने अपना। केवल आप बोलिए, मैं सुनूंगा। आप जैसे लोगों में दिक्कत तो यही है, आप जैसे चाटुकार जो बैठते हैं ना, एक तरफा बोलते हैं। आप भी तपस्या कर लीजिए, किसने मना करा आपको? छत पे बैठ जाइए आपने साधना करने के लिए, अपने माँ बाप की साधना कर लीजिए आप, अगर इतना शौक है तो। मैंने फोन ही काट दिया, आप बोलेंगे मैं केवल वही सुनूंगा बस। और बताइए, मतलब साधना का निर्धारण मतलब आप और भाजपा करेगी क्या? भाजपा की क्षमता हो गई किसी के साधना का निर्धारण कराने के लिए? जो ढोंग और नौटंकी की बुनियाद पर चल रही है, वो मतलब साधना करने के सिखाएंगे हमको? में करेंगे। अगर आपको साधना करनी नहीं आती है, ना आप पे जनेऊ है, ना आप पे तिलक है, ना आप पे तराजू है, तो इसका मतलब नहीं आप दूसरे पे उंगली उठाएंगे। ये भी देखिए, 4 उंगली आपकी तरफ है। अगर आप बात तो करते हैं आप, मतलब वो उंगली आपके भी तरफ है क्या? मतलब आप अपने तरफ घुमाते हैं तो काट के अपना दिखाते हैं क्या? हम अपना ऐसे कर रहे हैं तो आप अपना काट के चलते हैं। अगर बात करनी है तो बात करिए, नहीं विवेकानंद को जान रहे हैं तो बेमतलब का यहाँ पे बोगस बातें मत बोलिए कि प्रधानमंत्री जी क्या करने। पता है कितने दिन विवेकानंद वहां पर नकली हिंदू ना बने, जाया करें तो तभी से माला चढ़ाया करिए। आप पहले पीओटी दिखाइए। हमारे धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। धर्म के बारे में सुनूंगा आप श्रीमान, मेरे धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। जिस धर्म के ठेकेदार है वो यही बोलेंगे आप, मेरे धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। मेरे प्रधानमंत्री अगर तपस्या कर रहे हैं तो प्लीज आप नहीं बोलने का अधिकार आपको बोलने का। अगर आपके बस की नहीं है, आपके नेता नहीं जाना चाहते, ना जाए। अगर को देश का कोई एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री घूमने दिए थे ना आपने, कभी जम्मू कश्मीर नहीं गए एक बार भी। कभी गांधी परिवार जम्मू कश्मीर नहीं गया। देश का गृह मंत्री कभी जम्मू कश्मीर नहीं गया 10 साल के अंदर। देश का गृह मंत्री कभी पश्चिम बंगाल नहीं गया। मनमोहन सिंह कभी आज तक पश्चिम बंगाल नहीं गए। यहाँ बैठ के मुझे सिखा रहे हैं आप, यहाँ बैठ के मुझे यहाँ बैठ के कांग्रेस समर्थक मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये कौन आपसे पूछ के करेंगे? आपसे पूछ के करेंगे प्रधानमंत्री जी। प्रदीप जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए ना। सुन लीजिए पहले, साधना करेंगे। सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना क्या, सुन तो लीजिए पहले। देखिए, मैंने सब सुना। दलित यशवर्धन जी को समझाइए कि अच्छे विश्लेषक बने और दूसरे के बीच में ना बोले। जब आपकी बारी आए तो देखिए, विश्लेषक तो कुछ तो बोलेगा ना, विश्लेषक है तो बोलेगा। आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। सर एक मिनट, या तो आप मुझे चुप करा दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। सुन लीजिए, नीरज जी को सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी बारी हो तो आप मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद फिर आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ उसके बाद आ रहा हूँ। नवीन भाई ये नहीं कि आप दूसरे को टोकेंगे बीच में बोलने से। हाँ, बीच में आप भी में टोके, वो भी नहीं टोकेंगे। आप भी सुन लीजिए। नहीं, मैं बोल रहा था, ये दलित की शुरुआत करिए बोलने की बीच में। ठीक है, इनकी बात खत्म हो जाए फिर आता हूँ आपके पास, फिर आ रहा हूँ आपके पास। बोले नीरज जी, बात खत्म करिए। देखिए नवीन भाई, यहाँ पर जो चीजें हैं पूरी चीज मैंने बताया कि 57 सीटों का है और 32 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के पास बचाने का है। 9 सीटें जो है वहां पे 809 सीटें बंगाल की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी गाथा, गौरव गाथा में इतना लीन हो जाते हैं कि जिस जगह पे मोदी जी जा रहे हैं उसकी मान्यता नहीं पता है। विवेकानंद जी ने वहां पे 3 दिन तक अपना साधना किया ही था। ये भी मान्यता है कि वहां पे मां पार्वती ने शिव जी के लिए एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या भी किया था। देखिए मोदी जी की यह कारस्तानी। दक्षिण में जा रहे हैं, आज चुनाव प्रचार कल बंद होगा, एक को वोट पड़ेगा जो 8 से 9 सीटें बंगाल की है। अगर उस पर टीएमसी में सेंध मारेंगे तो समझिए ना, 2 सीट भी जाती है तो आगे वाले को 4 बनाना पड़ता है। और ये लोग जितना बैठ के बोल ले टीवी पे
कि 400 पार 600 पार इन लोगों का बोलना है, लेकिन वास्तविकता है कि मोदी जी जान रहे हैं। अगर नहीं जानते नवीन भाई, तो फैक्ट है, मोदी जी जितना लोकप्रिय नेता, मोदी जी जितना बेहतर रणनीतिकार, मोदी जी जितना बेहतर इवेंट प्लानर, हर एक चीज में बेहतर होने के बावजूद भी मोदी जी, आप सोचिए कि क्यों आ गए थे मांस पे, मछली पे, मदिरा पे, मुसलमान पे, मंगलसूत्र पे और मुजरा पे। मोदी जी जान रहे हैं कि नींव हिल रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इनके पार्टी के प्रवक्ता उनकी बात नहीं करेंगे, करेंगे भाई, 4 जून तक करेंगे, सबकी जरूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता न करें। खासतौर से भटनागर जी जैसे लोग, जिस जगह पे वो व्यक्ति जाते हैं उस व्यक्ति की एक गरिमा होती है, और उस जगह की गरिमा होती है, उस व्यक्ति वो जानते हैं कितना गरिमा में वो जगह है। और रही बात पॉलिटिकल पार्टियों का ऑब्जेक्शन का, तो जिसको नुकसान होने का डर रहेगा नवीन भाई, तो आदर्श आचार संहिता की बात करेगा ही करेगा, वो ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। तो नीरज जी, अभी इतना प्रचार हो चुका है, जिनको वोट देना है वो तो मन बना चुके होंगे, अब प्रधानमंत्री के साधना करने से उनका मन बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, हाँ बदलेगा, बदलेगा। देखिए विवेकानंद जी वहां पर बंगाल में पूजे जाते हैं, समझ रहे हैं नवीन भाई ना। मैंने क्या कहा कि अन्य जगहों पे असर नहीं पड़ना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना मतलब समझदार व्यक्ति है, उनकी टीम इतनी बेहतरीन है कि उन्हीं जगहों को चुनते हैं नवीन भाई, कि जिन जगहों से वर्तमान और भविष्य में फायदा हो। अगर वो कन्याकुमारी जा रहे हैं तो आगे वहां की जो क्षेत्रीय राजनीति है, विधानसभा की राजनीति, उस राजनीति पे उनका प्रहार हो रहा है कि यहीं पे हमने साधना किया है। ठीक है प्रदीप जी, आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के बार प्लस, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिन भर जो बयान दिए हैं वो लगातार सुर्खियों में हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी के, गुफरन अंसारी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और नीरज राय जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रदीप जी, आप नीरज जी की बातों का जवाब तो देंगे ही, लेकिन साथ में एक सवाल और जोड़ देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी आज कुशीनगर में थे, बहुत धुआंधार उन्होंने भाषण दिया और बहुत समय बाद बहुत आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कहा देश के लिए जो खतरा बन रहे हैं या बनेंगे उनकी शव यात्रा निकाल देंगे, राम नाम सत्य कर देंगे। तो इतना आक्रामक भाषण देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और कौन खतरा बन रहा है? अचानक से ये बात कहां से निकल के आ गई? सारी बातों के साथ इसका जवाब भी दे दीजिएगा। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बोलिए। देखिए, राजनीति में मंच के तरीके से बोला जाता है। राजनीति में क्या आप रख रहे हो? बिल्कुल, जो देश के प्रति दुश्मन है, जो देश पे टेढ़ी निगाह रखते हैं, वाकई में उनके लिए जो शब्द बोले शायद हो सकता है कि वो कम है, 2-4 शब्द और बोलने चाहिए थे। अगर योगी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। आप देखिए कि देश के दुश्मन जो घर में बैठे हैं उनसे कैसे लड़ेंगे आप। और थोड़ी सी मैं दलीप जी मछली की बात कर रहे थे। नीरज राय नाम है उनका, नीरज राय। हाँ, नीरज राय जी जो है मछली की बात कर रहे थे, और क्या कहते हैं उसे, कुछ 2-4 केक की बात कर रहे थे। थोड़ा बता देता हूँ, आप अगर देश के युवा हैं और राजनीति बदलने के लिए आए हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी को आप निजी तौर छेड़ें। आप अगर आप मछली खाइए, मांस जो मर्जी खाइए, ये नहीं आप इस प्रकार से दिखाना चाहेंगे।
कि किसी गरीब पे अगर मछली खाने को नहीं तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये चीज देखने वाली बात है। अभी तेजस्वी की बात कर रहे हैं आप, कह रहे थे तेजस्वी यादव और निषाद पार्टी, उन्होंने जो वो मछली दिखाई थी जो सबको नवरात्र के दौरान। सबसे बड़ी चीज वही है ना, आप कभी केक दिख रहे हो, कभी आप दिखा रहे हो, अब ठीक है आपके पास आपके पिताजी का चारे का पैसा है, आपके पिताजी के पास वो जमीन वाला पैसा है जो आपने गरीबों को नौकरी दी और उसके बदले आपने ले लिया, तो समझिए शारदा घोटाले का पैसा है ममता बनर्जी के पास, वो सब कुछ खा सकते हैं। जिस गरीब पे दिया आप उसका मजाक ना उड़ाइए ना। और उसके बाद ये एक बात कर रहे थे मंगलसूत्र की, मंगलसूत्र छीनने की कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी बात कर रही हैं, पूरा अब इस चीज को इनके नेताओं ने इन्होंने कहा भी। हाँ प्रदीप जी, कहाँ पे कहीं तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा ही नहीं था कि हम कुछ छीनेंगे किसी से। मतलब तो निकालेंगे ना हम लोग, मतलब तो अपने हिसाब से निकाल रहे, यही तो ऐतराज कर रहे हैं, अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया। वही तो कह रहा हूँ, आप सर्वे कराएंगे, सर्वे सबसे ज्यादा गोल्ड कौन पहनता है? हिंदू पहनता है, उसकी शादी ब्याह में चढ़ता है। गोल्ड की बात आई कहाँ से थी? गोल्ड तो लेने की बात थी नहीं। भाई एक बात तो बताओ, किस चीज से बनता है वो मंगलसूत्र? किस चीज से बनता है? अब जो जिनकी बहन या जिनकी माँ ने कभी मंगलसूत्र देखा ही नहीं, मंगलसूत्र कैसा होता है, अरे वो मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं। अरे पहन कर तो देखो उसे क्या होता है, उसके बाद बोलो। ये प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं कि देखिए डर है ये। अगर आपके इंडिया अलायंस के पास अगर कुछ धार्मिक या धर्म के लोग हैं तो उनसे भी बोलिए कि दुआ करेंगे, कई धार्मिक स्थलों पे जाके, कैलाश पर्वत पे जाके दुआ करेंगे कि हम इंडिया अलायंस के जीत जाएं। जितना अपना 420 के मामले हैं जो हमने देश को जो खा गए, करप्ट जो पार्टियां हैं, थोड़ा हो सकता है भगवान उन पे भी कोई आशीर्वाद दे दे, उनको ज्ञान दीजिए। शारदा घोटाले से शायद ममता जी निकल जाए, जो सीबीआई ने उन्होंने नोटिस दे रखा अखिलेश जी का, वो निकल जाए। अरविंद केजरीवाल ने जो तो दुनिया भर का जो खा गए, शराब के बदले नोट खा गए, हो सकता है भगवान उन पे मेहरबानी होकर जमानत मिल जाए। तो इस प्रकार से बोलने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए काम कर रहे हैं, और अगर जिनके लिए ध्यान लगाया जा रहा है वो कोई उनके कोई बीवी बच्चे नहीं है, वो भी देश के लिए बैठने जा रहे हैं। तो ये तो आपको सीखना चाहिए। आपसे अच्छे तो वो गरीब हैं जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो या और भी शायद जितनी योजना दी है। तो कहीं बोलने से पहले सोचे कि देश आपको प्रदीप भटनागर जी, राहुल गांधी आज पंजाब में थे, उन्होंने कहा है कि ये सरकार जा रही है और टकाटक 1 जुलाई से सुबह 9 बजे अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, 8,500 रुपए अकाउंट में दिखेंगे। पहले तो राहुल जी पता है 8,500 रुपए लाए कहां से? आप मोदी जी बताए ना जब 15 लाख कहां से ला रहे थे, मोदी जी बताए कि 15 लाख ला कहां से रहे थे। ऐसे मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं फिर फोन काट के सुन लिए, चुप बैठ जाऊंगा। बोलिए। पेट में दर्द मतलब राहुल गांधी से पूछेंगे कि कहां से लाए थे? आप पूछिए, उनसे पूछ के बताइए कहां से देंगे। जिसने आज तक कभी कोई गाड़ी मैकेनिक का काम नहीं करा, वो कहां से पैसे देगा? पहले तो ये बताए ना लाए कहां से। आप 1 लाख रुपए भी दे रहे हैं साल के, आप जो है ओबीसी के समर्थन भी कर रहे हैं, एक ओएसपी की बात कर रहे हैं, कोई किसी की बात कर रहा है, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। जो पिछड़ों को 1 लाख रुपए दे रहे हो तो उन्हें आरक्षण की जरूरत क्या है? उन्हें आरक्षण भी दे रहे हो, आप 1 लाख रुपए भी दे रहे हो, आप कहीं तो स्टैंड दिखाइए ना, कोई देश की योजना तो बताइए कि भाई 1 लाख रुपए हम ये काम नया करेंगे, ये इंडस्ट्री बसाएंगे, ये बीजेपी से सरकार से इतनी अच्छी और 10 किलो अनाज भी दे रहे हैं, 1 लाख रुपए लायक बनाएंगे। आप लोग 5 किलो दे रहे हैं, वो 10 किलो दे रहे हैं, डबल कर दिया उन्होंने। तो समझिए ना, तो कहीं तो फॉलो बीजेपी को कर रहे हैं ना, बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं ना। इसी प्रकार किसानों को जो देना चाहिए था, क्योंकि कभी किसानों को तो देखा नहीं, आज ये किसानों को 6,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो इन्हें बीजेपी की योजनाएं अच्छी लगी तो उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान तो होगा प्रदीप जी ना, बीजेपी के वोट तो कटेंगे ना, बड़ी संख्या में लोग जो है कांग्रेस तरफ जाएंगे। हम सुन लीजिए, मैं वो बता देता हूँ, और मैं भी चाह रहा हूँ जितने साथ में बैठे वो भी कान खोल के सुन ले। सरकार आए या ना आए, हम तो देश हित के लिए आए हैं, देश के लिए काम करना है। देश की जनता को अच्छा लगेगा तो वोट देगी, अच्छा हमारा काम नहीं लगेगा तो हम चले जाएंगे अपने घर। हम तो देश हित में काम करना है, चाहे सुरक्षा के लिए हो, चाहे रक्षा के लिए हो, चाहे बेटियों के लिए हो, चाहे जनधन के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो। जिन्होंने कभी इतने लंबे वर्ष गरीबी की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी, दलित की बात नहीं करी, पिछड़ों की बात नहीं करी, आज वोट बैंक के लिए दलित पिछले सब याद आ रहे हैं। अरे भाई आपके राज्यों में सरकार थी, आप बताइए ना, अपने राज्यों का डाटा तो बताइए ना कि हमने इन किसानों को माफ करा। कुछ उदाहरण तो दीजिए, कोई मॉडल तो बताइए। छत्तीसगढ़ का बताइए, राजस्थान का बताइए, हिमाचल का बताइए। हिमाचल में इतनी बुरी तरह दोबारा एक सीट नहीं आ रही है इनके पास। हिमाचल की जनता इतनी त्रासदी, अब तक इन्होंने कहीं जो
नदियों के उस पार गांव थे, कोई संचार नहीं दे पाए, वहां पे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए। क्या कहा था प्रियंका जी ने कि हम आते 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम तो रोजगार की बात करी थी। आपको बता दूं, जब अभी प्रियंका जी आज गई थी, आज या कल हिमाचल गई थी, तो उनकी खूब हाय हाय हुई है कि क्या हुआ आपके वादे, प्रियंका जी क्या हुआ आपके वादे। भागना पड़ गया प्रियंका जी को। ठीक है, जवाब ले लीजिए। वादे वो करो जो कर सकते हैं। जवाब ले लीजिए। गुफरान जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गुफरान जवाब दीजिए। जी, मैं कितनी बातों को जवाब दूं। मैं सोच रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रवक्ता है, उन्होंने एक बार ये कहा कि उनकी सरकार आए या ना आए, तो कम से कम उन्होंने ये मान लिया है। पहली बार माना, लेकिन की सरकार, प्रदीप जी ने पहली बार माना। मैं भी इतने दिन से उनसे बहस कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने माना है कि उनकी सरकार आए या ना आए, ये बात तो मान रहे हैं कि अभी कोई पक्का नहीं है क्या होगा। तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। दूसरी बात, ये कांग्रेस से सवाल किए जा रहे हैं। देश में 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। देश में कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है। और यूपीए गवर्नमेंट की जब सरकार थी तो उसके इतने काम है, उसकी इतनी योजनाओं को कॉपी किया है माननीय मोदी जी ने, उनके बारे में बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज को 10 किलो बढ़ा कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं है। हमने ही अनाज का जो हमारी योजना थी फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको कॉपी किया गया, उसको मोदी जी ने कॉपी किया था 5 किलो अनाज में। लेकिन हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट पहले भी 10 किलो का था, अभी भी 10 किलो है, और अति गरीबी के लिए 35 किलो था अंत्योदय के लिए। उस समय जब कानून बनाया फूड सिक्योरिटी एक्ट में कांग्रेस ने, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, तो ये आने वाली जितनी सरकारें हैं देश में, ये गरीबों को फूड की राइट से वंचित नहीं रख सकती। ये कांग्रेस की देन है देश में। जिस तरह से कई ऐसे राइट्स कांग्रेस ने देशवासियों को दिए हैं, उसी तरह से फूड सिक्योरिटी एक्ट भी दिया है। और मोदी जी कोई चमत्कारी काम नहीं कर रहे हैं 5 किलो चावल और 5 किलो राशन देने का, उस पर वोट मांग रहे हैं। 16 लाख करोड़ का कर्ज उद्योगपतियों का, 20-22 उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं, और देश में कहते हैं कि देश के लिए काम कर रहा हूँ। कुछ चुने हुए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन गुफरान जी, आप लोगों ने 10 किलो वाला जो वादा किया था वो ना घोषणा पत्र में रखा। बस एक बार खड़गे जी आए, उन्होंने बोला, और उसके बाद उसको दोहराते नहीं आप लोग, जो है यानी समझ में आ गया आप लोगों को ये मुश्किल है कर पाना। बिल्कुल, हम बिल्कुल दोहराए। हम बात यही है कि हम देश में और भी बड़े मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 10 किलो राशन पर तो हमारे मैनिफेस्टो में है, लेकिन हमारे विषयों में नौकरियां हैं, रोजगार है, महंगाई है, हमारे विषयों में न्याय है, किसानों के लिए एमएसपी की बात है, हमारे विषयों में और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं सिर्फ राशन पर प्रधानमंत्री 10 साल में चुनाव में वोट मांगे, ये प्रधानमंत्री के काम का दुर्दशा दर्शाता है। अब मैं ये बात करूंगा कि क्यों कन्याकुमारी चुनी प्रधानमंत्री जी ने, क्यों कन्याकुमारी जा रहे हैं, और साधना बता रहे हैं कि विवेकानंद जी ने साधना की थी, तो उनकी नकल करते हुए अब प्रधानमंत्री जी तो विवेकानंद जी की परछाई तक को नहीं छू सकते। ये नकल प्रधानमंत्री जी विवेकानंद जी की नहीं कर रहे हैं, ये नकल राहुल गांधी जी की कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब निकली कन्याकुमारी से, उस समय से ठीक लग रही थी प्रधानमंत्री जी को। एक साधक निकला था भारत जोड़ो यात्रा में, देश में मोहब्बत का संदेश देते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। तभी से मोदी जी उस कन्याकुमारी, आज क्या हो रहा है कि जितने भाषण राहुल गांधी जी दे रहे हैं उसकी कॉपी मोदी जी कर रहे हैं और भटक जा रहे हैं अपने भाषणों से, और यही हो रहा है। राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया, देश के लिए न्याय की बात की, मोहब्बत का संदेश दिया, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए न्याय की बात की। गुफरान जी, आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने किया इसलिए प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो हर बार जाते हैं। गांधी जी, आज राहुल गांधी हर साल कहाँ जा रहे हैं? हर बार चुनाव के बाद जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाते हैं। हर साल कन्याकुमारी नहीं जा रहे हैं। इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकली है। भारत जोड़ो यात्रा इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं।
क्योंकि साउथ में सुपड़ा साफ होने जा रहा था और प्रधानमंत्री बहुत घबराए हुए हैं, केवल पश्चिम बंगाल से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो भी पूरा नहीं होना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं और महिलाओं की बात करने वाले बंगाल में जाकर दीदी और दीदी करके कमेंट करते हैं बंगाल की मुख्यमंत्री को। तो ये प्रधानमंत्री का चेहरा जग जाहिर है। प्रधानमंत्री सब जानते हैं मोदी जी का चरित्र किस तरह से वोट लेने के लिए कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं। ठीक है, पूरा पंजाब जानता है और पूरा पश्चिम बंगाल जानता है। ठीक है नीरज राय जी, गुफरान जी ने नया जो है सिगुफा छोड़ दिया। अभी आपने बीजेपी पर बहुत कुछ बोला, कांग्रेस सिगुफा पर कुछ बोलेंगे? अब ये कह रहे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से यात्रा निकाले इसलिए मोदी जी वहां जा रहे हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं भाई मोदी जी बोलते हैं। ये तो एक दो बार उन्होंने खटाखट बोला था, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से ये विश्लेषण किया जा रहा है सही है? देखिए नवीन भाई, अगर कहा जाए, हमारे पे बार बार आरोप लगता है हर चैनलों पे भी, नेशनल पे भी, कि मैं कभी कांग्रेस को नहीं बोलता, लेकिन आपने छेड़ा तो मैं बोल दूं। अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी पार्टी रही होती तो 2014 में मोदी जी आए होते क्या? लेकिन जब मोदी जी आ ही गए तो मैं बार बार जो 10 साल का बता रहा हूँ, 4 से 9, 9 से 14, 14 से 19, 19 से 24, वही मैं बता रहा हूँ जो अभी गुफरान ने कहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं खुलेआम, आप देख रहे हैं कि मैं जो चाहूंगा मोदी जी से बोलवा दूंगा, क्या बोलवाना है हमको बोलो। तो मोदी जी को मैं बोला ना कि मोदी जी बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, संघर्ष करके आए हैं, 35 साल तक भीख मांगकर खाए हैं, 40 साल तक वही कहते हैं। बेशक किसी ने देखा नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन कहना है तो मानना है। नहीं मानेंगे आप तो मुंह में अंगुली डाल के भाजपा के नेता मनवा देंगे इसको। तो लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस में अगर तुलना करी जाए, राहुल गांधी को अपरिपक्व बोलते हैं लोग, तो मैं एक अपरिपक्व के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन वह व्यक्ति जो उस अपरिपक्व के लिए बोल रहा है तो उसकी आप मानसिकता देख लीजिए, क्षमता कितना है। अब पूरा भाजपा राहुल गांधी, अरे भाई कुछ है भी नहीं, और अब पूरी टीम लगा के राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं। आज तो अच्छा लगा कि भटनागर भाई ने स्वीकार कर लिया कि सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, तो देखा जाए। मुझे किसी भी तरह से देश का कल्याण होना चाहिए, खोखला कल्याण नहीं होना चाहिए। वो भाजपा आया या कांग्रेस आए, लेकिन बढ़िया होना चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं, आपने राहुल गांधी में कुछ नहीं कहा ना, जो ये टकाटक बोल रहे हैं 9 बजे पैसा जाए अकाउंट में। पूछ रहे हैं प्रदीप जी पैसा कहां से आएगा? सुन लीजिए, हाँ अब सुन लीजिए, पैसा कहां से आएगा? पैसा जो होता है देश के अंदर, एक दिल्ली की सरकार बनी थी, उस पे लोग बोलते थे कि कहां से आएगा, कहां से आएगा। 2200 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा था वहां पे साल भर का, वो सरप्लस होता है सरकार के पास। राहुल गांधी ने कहा कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का आपने माफ किया, कहां से किया? अब मैं करूंगा 1-1 लाख रुपया अपने महिलाओं के अकाउंट में, 8,500 रुपया मंथली दूंगा, खटाखट अकाउंट में जाना शुरू होगा, 12 महीने में जाएगा। 55 लाख करोड़ जो कर्ज था देश के ऊपर 2014 में पीछे की सभी सरकारों का, वो 2.25 लाख करोड़ करीब चला गया है। तो कहानी यही है कि कर्ज लेके घी खाओ, कर्ज लेके घी नहीं खाया जाता है। काम आप कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए आपको याद होगा ना, पंजाब और जापान से पैसा समझौता हुआ था, वो खत्म हो गया क्या? वो कितने पे पैसा लिया गया था? बुलेट ट्रेन का कहां हुआ भाई? तो ये सब चीजें जनता के बीच में विपक्ष ने पहुंचवाने का काम किया। मैं विरोधी नहीं हूं मोदी जी का, एकदम नहीं हूं, लेकिन सत्ता में है तो सत्ता में है नवीन भाई, तो 10 में से 8 सवाल हम उनसे ही पूछेंगे। आज कांग्रेस हो जाए, देखिए मैं कांग्रेस से 9 सवाल पूछना शुरू करूंगा, इसलिए कांग्रेस से 9 सवाल पूछूंगा कि इससे पीछे भी कांग्रेस की लंबी सरकार रही है। तो अब इस पर भाजपा के लोगों का मेरे ऊपर भी आरोप लगाना कि आप भाजपा से पूछते हैं कांग्रेस से नहीं, ये गलत है। आपको तो एकदम सूक्ष्मता के साथ हमारे हर सवाल का जवाब देना चाहिए कि कोई तो है जनता के बीच में, राजनीति से परे हमारे कामों को बता रहा है और कामों को पूछ रहा है, लेकिन भाजपा चिटक जाती है बेमतलब का। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बोलिए प्रदीप जी। जरा बता दीजिए, 500 किलो सोना आनंद शर्मा किरंगी रखने जा रहे थे, जो आप देश के विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे विश्लेषक साहब, तो क्यों रखने जा रहे थे?
एक बार ये भी तो बताते हैं तो कि 30 साल हो गए, उसको तो पुरानी बात हो गई है। देश का पैसा कहाँ चला गया था सर? एक सेकंड, कहाँ चला गया था कि एक बंदूक तो थी फौजियों पे मगर गोली नहीं थी, तोप तो थी गोले नहीं थे, क्योंकि पैसे खरीदने के नहीं थे। योजना तो थी राफेल लाने की, पैसे नहीं थे। तो बताना चाहिए कि कितना विकास और ठकाठक कर रहे हैं। विकास क्योंकि आएगी जब कांग्रेस जेल भर के चली जाएगी। तो बता दीजिए ना, पी चिदम्बरम जैसे नेता बड़े बड़े क्यों जमानत पे हैं, क्यों उन पे भ्रष्टाचार के मामले लगे हुए हैं? तो बताना चाहिए कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं तो जमानत पे क्यों है? तो सबसे बड़ी बात है देश की, अगर मैंने कहा देखिए कितनी अच्छी बात पकड़ी इन्होंने कि हम कहा रहे हैं कि सरकार नहीं आ रही है, बोल दिया अपने मध्य प्रदीप जी ने ये बोला है कि देश के प्रति जो काम है पूरे करेंगे, सरकार में आए या नहीं आए। ये जब भारत की जनता की पार्टी है, जो भारत के विकास के लिए होगा, देश को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। ये जनता पे निर्णय है। अगर आप मेरे बयान को जो घुमा के बोलना चाहते हैं ना, ये आप लोगों की बातों का, विचारों का तमाचा है। इसे समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देश की पार्टी बनिए, विदेश की पार्टी मत बनिए, चाइना की पार्टी मत बनिए। उनके खिलाफ बोलना सीखिए, क्योंकि जिन पार्टियों को, जिनके नेताओं को अपनी फौज पे विश्वास नहीं है, जिन्होंने 62 का युद्ध लड़ा, 71 का लड़ा, 72 का लड़ा, इतने युद्ध लड़े, 68 का युद्ध लड़ा, तो पूछ लीजिए जिनकी फौज कांग्रेस के टाइम में लड़ा, उन्हें अपने फौजों पे विश्वास नहीं है। और इसे शर्म की बात क्या होगी? ये राहुल जी, ये जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ड्रामे और फलाने बात कर रहे हैं, तो बता दो तो भैया तुम्हारे कौन से प्रधानमंत्री ने, तुम्हारे कौन से मुख्यमंत्री है, तुम्हारे किसी गृह मंत्री ने, तुम्हारे राजकुमार ने, महारानी जी ने, राजकुमार जी ने, महारानी जी ने कहीं की गरीब के साथ या किसी फौज के साथ दिवाली बनाई हो, होली बनाई हो, रक्षाबंधन मनाया हो? तो थोड़ा सा एक आध उदाहरण दे दो भाई, हम भी सुन लेते। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री महान ना हो, आपके जो महान हो, तो डाटा हो तो बता दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री तो दिवाली भैया अपने घर नहीं बनाते, वो तो अपने देश के फौजियों के पीछे बनाते हैं, होली वहां बनाते हैं। तो समस्या यही है, उतावले परेशान हुए कि एक नेता इतना पॉपुलर क्यों है। एक नेता जब इसराइल से निकलता है तो और देश जितने भी लोग होते हैं सुरक्षा देते हैं, बाकायदा जहां रॉकेट से सुरक्षा देते हैं प्रधानमंत्री को। दिक्कत तो ये है, कोई कहता है गुरु, तो दिक्कत तो यहाँ होती है कि बेचारों को भी इस तरह के मेडल नहीं मिले ना। ऐसे प्रधानमंत्री को इतने देशों ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया। जलसी तो यही है कि अपने देश में तो जलसी है, विदेश तो पूछता है। समझ तो यही है कि कोई बेचारे रोग लगा है कुर्सी का, तो करे क्या? तो रोग कुर्सी का, क्योंकि कुर्सी भी वो चाहिए जिसमें नीचे का सेक्टर में छेद हो, दुखी और दर्द ना हो। प्रदीप जी, तो ये तो मनमोहन सिंह से पूछिए, आप इतने दबाव में सरकार चलाते थे कि आप टी राजा को हो चाहे जितनी कनी मुझी हो, आप विपक्षी जितने भी आप वामपंथियों के साथ आपने जितनों के साथ सरकार बनाई थी, डर के मारे आप कुछ नहीं करते थे। यहाँ बोल रहे कि हमारी योजना चला रहे। अरे भैया आपकी योजना मजबूत थी तो आप पूरी करते ना, क्यों नहीं करी आपने? जीएसटी लिया थे आप, नोटबंदी आप लाए, क्यों नहीं लाए? जीएसटी तो बंद करने वाली है कांग्रेस। आपकी कुर्सी खत्म हो जाती, खिसक जाती। आप पे इस चीज का जवाब नहीं है। आपने रक्षा कॉरिडोर क्यों नहीं बना दिया? पूर्वांचल को पूरा क्रिश्चियन में क्यों कर दिया? पूर्वांचल में सड़क क्यों नहीं करी? विकास क्यों नहीं करा आपने? अरुणाचल प्रदेश तक सड़क रोडवे क्यों नहीं बनाया आपने? आपने वाहन ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं ठीक करी? आपने क्यों नहीं बनाया? आपने ठीक है प्रदीप जी, जवाब ले लीजिए। बना देते चाइना के प्रति बॉर्डर तक, आप भी कुछ बना देते, सड़क वड़क बना देते, आपकी वाहवाही हो जाती। आप सरकार से जाते क्यों? ठीक है, जवाब ले लीजिए। बताना पड़ेगा ना। अब ये कह रहे हैं अनाज की बात कर रहे हैं। अरे भाई अनाज तुम्हें सरकार दे के तुम अनाज याद आ रहा है? तुमने किसी को एक टुकड़ा नहीं दिया, किसान को आज तक किसी गरीब को तुमने ये नहीं दिया। किसान कितने आत्महत्या करते थे कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, आज क्यों नहीं हो रहा? समस्या तो यही है कि अपनी गलती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। गुफरान सारी जी जवाब दीजिए। नहीं है कि हमारी कमियां कहाँ हैं? जब पाकिस्तान अगर कोई आतंकवाद करता है तो आवाज नहीं निकलती, गला बैठ जाता है। जब चाइना कुछ करता है तो उनका गला बैठ जाता है, एक बार ललकारते नहीं है। विपक्ष एकजुट होकर कभी नहीं बोलता कि हम चाइना के प्रति बोलेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। किसने हमारे देश के अंदर कैसे हमला करा? ठीक है प्रदीप जी, ठीक है भाई, वहां से कमीशन, ठीक है, जवाब ले लीजिए। जवाब वहां से इन्हें राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आता, बोलेंगे क्यों? समस्या सबसे बड़ी है। ठीक है गुफरान जी, जवाब दीजिए। गुफरान जी छोड़े क्यों भाई? ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, बात आ गई आपकी। ठीक है, हमसे बहुत बात, प्रदीप जी बात आ गई आपकी, आ गई। आजाद हुआ, आज सिंगापुर हम तो 100 गुना आगे। प्रदीप जी आपकी बात आ गई है, समय कम, जवाब देंगे। इंदिरा जी ने क्यों नहीं करा? इमरजेंसी लगा दी, सबको जेल में ठूस दिया। अब आप किसी को बोलने नहीं देंगे।
सुन लीजिए अभी ये नीरज जी को टोक रहे थे कि नीरज जी किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। जबकि आधार पर स्थापित करते हैं, ये केवल आधार पर स्थापित करते हैं, ये मोदी जी के गौरव गाथा वाले हैं ना। अब इनकी ऐसी हालत हो गई है कि ये चुप ही नहीं हो रहे कि किसी को चुप होगा बोलिए। और 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड बताने की जगह ये उल्टा विपक्ष के दलों से, सरकारों से पुराने काम पूछते हैं। अगर मुझसे पुराने काम पूछते हैं तो मैं एक एक काम का जवाब देता हूँ, लेकिन आप बताएं कि आपका विजन क्या है। लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर पर है, आपके न्याय पत्र पर तो देश भर में चर्चा हो रही है। पहली नौकरी पक्की की बात है, 1 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाने की बात है, हिमाचल प्रदेश में तो 2 भैया की बात है, हम भागीदारी की बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। हमारा न्याय पत्र तो देश भर में हर युवा, हर किसान के जबान पर है। आपके संकल्प पत्र पर एक भी चर्चा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि आप खुद भी नहीं करते हैं। पिछले बार भी आपने न्याय संकल्प पत्र दिया होगा, इसके पहले भी दिया होगा अच्छे दिनों का, महंगाई कम करने का, लेकिन आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप किसी चीज पर बात नहीं करना चाहते। पुराना रिपोर्ट कार्ड, आप उसको पुराने रिपोर्ट कार्ड पर ही बात नहीं करना चाहते। आप हमसे ही सवाल कर रहे हैं। किसानों को जितना दिया है इस देश के सरकारें किसानों को वो सब नहीं दे सकती जितना इस देश पर किसानों का ऋण है। लेकिन अगर सरकार की जवाबदेही है तो किसानों को जितना दिया है, कांग्रेस ने दिया है, हरित क्रांति से लेकर पंचवर्षीय योजना से लेकर दुग्ध क्रांति से लेकर और अब तक चाहे नहरों का, डैम का निर्माण हो, जितना कुछ दिया है। और एमएसपी की बात भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर एमएसपी की बात भी किसानों को स्वीकार की गई थी, लेकिन सरकार अगले साल चली गई थी। नहीं तो कांग्रेस की अगली सरकार में ही एमएसपी मिल जाती किसानों को। मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसानों का कर्ज माफ किया था इस देश की, सारे किसानों ने देखा था। मोदी जी ने किसानों को साथ क्या किया? झूठे वादे किए, फसलों का दाम 2022 तक दुगना करने का कहा था। आज किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे, उनकी उपज के दाम नहीं मिल रहे। किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था, उनके वादे खिलाफी कर दी। किसानों पर गोली चलवाई है, आंसू गैस चलवाए हैं, किसानों के लिए तार दिखाए हैं। उसके रास्ते में ये मोदी सरकार का चरित्र है, चेहरा है। युवाओं को यूनिवर्सिटी में पिटवाया है, युवाओं के साथ छल किया है, नौकरी नहीं है। ये तो गुफरान जी बहुत बार बोल चुके हैं, आप सब बातें। ये बताइए कि जो टकाटक वाला जो है पैसा कहाँ से आएगा? आखिर जनता कहाँ से यकीन करे राहुल गांधी जी पे? राहुल जी बार बार कह रहे हैं, देखिए नवीन जी आप मीडिया वाले हैं, और राहुल जी ने आज फिर पंजाब में कहा है कि यदि मीडिया के लोग, मीडिया के मित्र मुझसे फिर से सवाल करेंगे कि 1 लाख रुपए आप कैसे दोगे गरीबों को, महिलाओं को, तो फिर मैं 1 लाख कांग्रेस सरकार बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर देगी। 2 लाख रुपए कर देगी। ये कहा है राहुल गांधी जी ने, क्योंकि आप प्रदीप भी सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ राहुल उनसे सवाल क्यों नहीं करते? इन्होंने 16 लाख नहीं, लेकिन गुफरान जी वो पैसा ले चुके थे ना, लोन ले चुके थे, लोन माफ किया गया है, अभी तो पैसा लाना है। हाँ तो लोन माफ किया है। लोन किसका माफ किया? चुने हुए उद्योगपतियों का। इतना लोन माफ किया है। ये दोनों में अंतर है ना, पैसा ला के बांटना और पैसा जो बटा हुआ पैसा उसको माफ करने में अंतर हो सकता है। अभी तो पैसा लाना है। सुनिए नवीन जी, उस 16 लाख करोड़ रुपए से 24 साल तक मनरेगा चलाई जा सकती थी देश में, ये स्पष्ट है। और क्यों मोदी जी को केवल 20-22 उद्योगपति ही दिख रहे हैं? अगर माफ किया जा सकता था कर्ज तो किसानों का भी किया जा सकता था, एजुकेशन लोन लेने वाले बच्चों का भी किया जा सकता था। लेकिन आप सिर्फ उन पूंजीपतियों पे मेहरबान है और कहते हैं कि ईश्वर ने आपको भेजा है अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए। तो ये सवाल है मोदी जी का, अपने मित्रों से फायदा ले रहे हैं। ठीक है की संपत्ति उन्हें दे दी है। ठीक है गुफरान जी, ठीक है, दाम में दे दी है। ठीक है, बोलिए प्रदीप जी। अंतिम 1 मिनट बचा है, बस अंतिम 1 मिनट। एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? हाँ पूछिए जी। मुझे घोटाले से बताएं। आप हिमाचल के रिटायर्ड लोगों को पेंशन देने जाते हैं, कब चालू कर रहे हैं आप? गुफरान जी सवाल सुन लीजिए। सवाल पे आए थे, अब तक चालू नहीं करा।
बोलिए प्रदीप जी। सवाल ही करे जा रहे हैं, उन्हें जवाब मैं- तो देना दीजिए, सुन एक ले। बार एक जवाब दे दें। जवाब तो आप पे है ही नहीं किसी बात का, ना तो आपके ना आपके विश्लेषक पे है। जितने बातें मैंने बोली उसमें से आपने एक भी जवाब नहीं दिया आपने। तो हिमाचल में जिस आप सरकार बनाने आए थे कि पेंशन के वादे करके कि पेंशन मिलेगी, वो कब चालू कर रहे हैं? ठीक है गुफरान जी बोलिए। और छोड़ में खत्म कर, लास्ट चल खत्म करो। मैं अगर प्रदीप आपने जी इतने से अच्छे एक काम सवाल कर रहे थे, पूछना चाहता हूँ। सवाल के जवाब पे सवाल पूछेंगे तो जवाब कब आएगा? जवाब तो पहले नहीं, दीजिए। तो क्या सवाल उन्होंने कहा मैं सुन नहीं हिमाचल में पाया, जो उसका वादे सवाल- किए थे पूरे क्यों नहीं कर पाए, पैसा किसानों क्यों नहीं दे पाए? हिमाचल में बिल्कुल वादे पूरे किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। हिमाचल की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किसने किया? लोकतंत्र को छिन्न करने का प्रयास किसने किया? विधायकों को जेल में बिठा करके खरीद फरोख्त करने का प्रयास किसने किया? सरकार को बार बार स्थिर किया जा रहा है। तो हिमाचल में पहले जनता के जनादेश को बचाने का सवाल था। हिमाचल में सारे वादे पूरे कर रही है कांग्रेस और किया है। आपने देश से जितनी वादे किए थे वादा खिलाफी की है। आज भी गैस के सिलेंडर जो 1100 रुपए में आप बांट रहे हैं वो एक कलंक है आपके गारंटी के ऊपर, क्योंकि आप तो कहते थे कि गैस का ठीक सिलेंडर है 400 रुपए में आप समय खत्म हो गया। ठीक है ठीक है समय खत्म हो गया है। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।